Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 13 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज सेलेक्टिव आर्टिकल है, बहुत लंबा न्यूज़पेपर आज नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जानते हैं जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, जिसको लेकर ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। इवन आज की डेट में अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 414 है, जो कि नॉर्मली 100 के बियॉन्ड 100 या 107 होना चाहिए, जो 414 है। जैसे दिवाली पे 450 था, अब ये 414, यानी बहुत ज़्यादा जो जहरीली गैसेस का चैम्बर जो है वो अर्थ पे बन चुका है। तो अब ऐसे में इस चीज़ को टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कई सारी मीटिंग्स की जाती है। और आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के द्वारा यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन को लेकर कई मीटिंग्स की जाती हैं, जिन मीटिंग्स को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है। और ये 26वें नंबर की मीटिंग जो है वो सन 2021 में अभी हुई थी। अब ये जो आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर क्या बोला गया है कि अब क्या होता है ना, हर चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड होती है। तो जैसे COP26 की मीटिंग अभी ग्लासगो में हुई थी, देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है कि अगली जो मीटिंग होनी है 2022 में, जो मीटिंग होगी वो हमारी कहाँ पर होगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होगी 2022 का एडिशन है और ये 27वीं मीटिंग होगी जो कि इजिप्ट में होगी। 2023 के अंदर 28वीं मीटिंग होगी जो कि UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगी। तो इस तरीके से इन मीटिंग्स को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये मीटिंग कहाँ होगी और क्लाइमेट एक्शन को किस तरह से यहाँ पर टैकल किया रहेगा। तो यहाँ से समझने वाली बात पता है क्या, ये वनडे एग्जामिनेशन वाले में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। इवन UPSC के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि जो COP26 की मीटिंग होती है वो कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। और कौन से साल की थी ये मीटिंग, 2021 की। 2022 वाली मीटिंग कहाँ पर होगी, इजिप्ट में होगी। और ये जो मीटिंग है और ये कौन से नंबर वाली होगी, 27वीं। और 28वीं मीटिंग जो 2023 के अंदर होगी वो कहाँ पर होगी, UAE में होगी, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए होती है, क्लाइमेट एक्शन को टैकल करने के लिए ये सारी मीटिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। चलिए इसके यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक आर्टिकल आ रहा है, चेन्नई रेन 5 टाइम अबव नॉर्मल। जैसे कि आप जानते हैं हम पिछले 2-3 दिन से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में जितने भी कोस्टल इलाके हैं उन जगहों पर जो बाढ़ है, ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। चेन्नई के अंदर तो जितनी बारिश होनी चाहिए उसके 5 गुना ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अल्टीमेटली वहाँ का जो कह सकते हो इकोलॉजिकल सिस्टम है या जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ वहाँ पर नजर आया। कहा जाता है कि 7 से लेकर 12 तारीख तक चेन्नई के अंदर 46 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, जो कि हमेशा के मुकाबले 491% ज़्यादा रही है। और इवन नॉर्मली जो रेन होती है वो 8 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन इस बार जो रेन चेन्नई के अंदर है वो 46 सेंटीमीटर की हुई है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि अभी कुछ टाइम पहले अक्टूबर के महीने में 81 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ पर देखने के लिए मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर जिस तरह से हमारे यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन को लेकर अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं कि जितने भी हमारे तटीय इलाके यानी जो किनारे वाले इलाके हैं वो सारे समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी का लेवल बढ़ेगा। और पानी का लेवल अगर बढ़ा तो जितने भी कोस्टल इलाके हैं जो हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह ये जितने भी आइलैंड है ये सारे के सारे चले जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न रखना है और यही रीज़न है कि क्लाइमेट को लेकर इतने सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पराली को लेकर ये जो फार्मर्स भाई हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, कटाई करने का काम कर रहे हैं, पराली को काट रहे हैं। देखो आपको पता ही हुआ कि जैसे जो हरियाणा, जैसे दिल्ली से लगे हुए हरियाणा है, यूपी है, तो बेसिकली जो हरियाणा के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, इन दिनों पर अक्टूबर महीने में ये अपनी पराली को जलाते हैं। देखो पराली क्या होता है, बेसिकली हमारे साथ कई ऐसे नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, इस वजह से मुझे आपको दोबारा से ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। जब हम जो खरीफ की फसल होती है जब इसकी कटाई कर लेते हैं तो कटाई के बाद जो बीज वगैरह होते हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन जो उसकी बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सिंपल तरीके से जला देते हैं। क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे, इसको कहीं फेंकने जाएंगे तो ये बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, जो किसान भाई लोग नहीं कर सकते। और ना किसान भाइयों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको डिकम्पोज कर दें। तो ये क्या करते हैं, सिंपल सा आग लगा देते हैं और जिसके बाद क्या होता है, इनको तो फ़ायदा पहुंच जाता है कि इनका काम तुरंत निपट गया, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे हमारे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पर जो गैस के चैम्बर्स बने हैं वो शुरू हो जाते हैं और इससे लोगों को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसको लेकर IIT बॉम्बे वगैरह जो मद्रास वगैरह है, इन्होंने क्या किया है, एक नई कैप्सूल निकाली है। वो कैप्सूल क्या करती है, 4 कैप्सूल अगर हम यूज़ करते हैं तो 25 लीटर का एक सोल्यूशन बनता है। वो सोल्यूशन अगर हम खेतों में छिड़काव कर दें तो 20 से 25 दिन के अंदर जो पराली होती है ये अपने आप बायोडिकम्पोज हो जाती है, इसमें कोई जलाने की ज़रूरत नहीं और ये इको फ्रेंडली तरीका है। लेकिन वही बात है, अभी किसानों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस कम है, तो बहुत से किसान लोग आग भी लगा देते हैं। लेकिन अभी देखा गया है कि किसानों ने थोड़ी सी इस बार जो है राहत की एक उम्मीद की किरण जगाई है, क्योंकि किसानों ने इस बार पराली को जलाने की जगह डिकम्पोजर का यूज़ यहाँ पर किया है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किसान भाई लोग ये फसल को काटते हुए नजर आ रहा, फसल नहीं बोलना चाहिए, पराली बोलना चाहिए, ठीक है।
पराली को ये लोग काटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके और आगे चलें तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया, और वो सर्वे किस चीज़ के लिए किया गया कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक आया, चीज़ें सारी ऑनलाइन होगी, तो क्या एजुकेशन सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। तो जब आप लोग भी इसका आंसर जानते हो, इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही पड़ेगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजीज ही नहीं है। देखो, ऑनलाइन सिस्टम करना बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, और इवन है भी अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलने में नहीं, डेफिनेटली है भी अच्छा, लेकिन ये बताओ क्या हर एक इंसान जिसके पास घर में खाने के लिए नहीं है, जो बेरोजगार हो गया है, क्या वो अपने बच्चे को मोबाइल, आईफोन, पैड, आईपैड वगैरह जो होता है ये दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। क्या इंटरनेट की एक्सेस वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। हो सकता है वो गांव में रह रहा हो जहाँ इंटरनेट की एक्सेस ही ना हो सकता है वो ऐसे इलाके में रह रहा हो जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं, आज भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई हो रही हो। तो देखा गया कि अराउंड 92%, ये बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, 100 में से 92% जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उन तक ना तो इंटरनेट की कनेक्शन है, ना उनके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और याद रखना, अगर हमारा यूथ पढ़ा लिखा नहीं निकला तो आगे की जनरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और सच बोलूँ तो कोविड-19 के इस इम्पैक्ट का आज इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, 10 साल बाद जब यही बच्चे जॉब के लिए आएंगे और इनको जब जॉब नहीं मिलेगी, तो जो कंडीशन होंगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में सिचुएशन क्या बन चुकी है पढ़ाई लिखाई को लेकर। जब कोविड नहीं था तब तक तो हमारा पढ़ाई सिस्टम इतना ख़राब था, और कोविड के चलते जब कोई स्कूल ऑनलाइन वगैरह सब सिस्टम हो गया, तो कहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, क्लास ऑन कर दी, अटेंडेंस दे दी और आराम से सो गए। कुछ तो अटेंड भी नहीं करते कि मैडम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगी ऑनलाइन में। हम देखते हैं यार, ये चीज़ है, डेली देखता हूँ ये चीज़ है। तो मुझे खुद को समझ आ रहा है कि जब दिल्ली ऐसे शहर के बच्चे इतने नालायक निकल सकते हैं, तो जो गांव वगैरह में रह रहे हैं जिनके पेरेंट्स उनको कुछ बोलते ही नहीं क्योंकि उन्हें खुद को नहीं इतनी नॉलेज है, तो वहाँ का क्या हाल होता होगा, मैं तो वहाँ से ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ। तो बहुत सीवियर कंडीशन यहाँ पर चल रही है। आप ये मान के चलो कि हमारे देश का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब छोटी सी एज में उनको ये एक तरह से कह सकते हो कि उनके ऊपर जो बर्डन होता है पढ़ाई का वो नहीं डलता, तो वो फ्यूचर में भी उस बर्डन को झेल नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक सर्वे के द्वारा ये सारी चीज़ यहाँ पर पता की गई। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फ़िलहाल इस पे इससे कोई न्यूज़ नहीं है, और यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। चलते हैं आगे। अब मुझे लग रहा है आपको उस वाले सेक्शन पे लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पर आर्मी की बात की जा रही है। चलो पहले एडिटोरियल सेक्शन को कवर करते हैं। दोस्तों, पहले मैंने सोचा था कि नेहरू जी की लेगेसी को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाए, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा ना तो पूरी तरीके से मुझे कांग्रेस एजेंडा वाले लगा एडिटोरियल, तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर कवर नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो भी एडिटोरियल होते हैं वो हमेशा एक तरफा बात करते हैं। तो एक तरफा कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान जानबूझ के बढ़ाइयाँ करने की कोशिश करता है। तो मुझे ये आर्टिकल ऐसे ही लगा जो शशि थरूर ने लिखा है, दैट्स वाई मैं इसको अभी कवर करते हुए यहाँ पर नहीं चलूँगा। लेफ्ट हैंड साइड एक एडिटोरियल है जो कि ये बताता है कि किस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर है कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी रेनी सीजन ना होते हुए भी रेन आनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड वाइड लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, दैट इज चैप्टर नंबर 20 ऑफ रमेश सिंह। उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से क्लाइमेट एक्शन को लेकर हमने कई सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, इवन पेरिस एग्रीमेंट भी किया हुआ है, COP26 की ग्लासगो में मीटिंग हुई है, जिसके अंदर मेनली पता है इंडिया ने क्या बोला। इंडिया ने साफ साफ बोला कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है जिन्होंने ऑलरेडी खूब एम्बिशन कर करके, कार्बन का एम्बिशन करके अपनी इकोनॉमी को तो सुधार लिया लेकिन पोल्यूशन फैला दिया, तो वो सभी की सभी डेवलप्ड इकोनॉमी जितनी है वो 1 ट्रिलियन का फंड क्रिएट करेंगे, 1 ट्रिलियन का फंड क्रिएट करेंगे। और ये फंड किसको दिया जाए? सभी की सभी डेवलपिंग नेशंस को दिया जाए, क्योंकि डेवलपिंग नेशन आज के डेट में प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते हैं तो आप कहते तो नहीं पोल्यूशन फैल रहा है, और खुद ने पहले पोल्यूशन फैला फैला के पूरा पोल्यूशन बेकार कर दिया, एनवायरनमेंट बेकार कर दिया। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को रखा, और ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि इसको 10 ट्रिलियन कर देना चाहिए, क्योंकि अपना तो फायदा कर लिया उन्होंने और उससे पूरा वातावरण इन्होंने दूषित कर दिया, तो उनके ऊपर इतना भारी जुर्माना लगाना चाहिए था। तो ये पूरा आर्टिकल जो है इसी बात को लेकर भेज है। मैं बहुत लंबा, पता है क्यों नहीं आर्टिकल ये खींच रहा हूँ, बिकॉज हम इस एडिटोरियल से रिलेटेड आर्टिकल्स हर 1-2 दिन पे पढ़ते ही रहते हैं और वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए इसका यहाँ फोकस ऑन फुल वैक्सीनेशन। अभी आप जानते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, नो डाउट हमने 100 करोड़ को क्रॉस कर दिया है, लेकिन याद रखना 100 करोड़ में डबल डोज वाले कम है और सिंगल डोज वाले ज़्यादा हैं। जब तक हमारे पास पूरी वैक्सीनेशन जो है डबल डोज की नहीं हो जाती तब तक वो वैक्सीनेशन बिल्कुल अधूरा माना जाता है। इसको लेकर ये बोला जाता है कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जिनसे हम वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है इनको यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी चल रही है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो
वो प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है। इवन अगर हम वैक्सीनेशन जो है इस तरीके से कर दें कि जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, जैसे पोलियो था, तो पोलियो का कैंपेन क्या था कि घर घर जाके वो लोग करते थे। अगर कुछ ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर दिया जाए कि एक पर्टिकुलर यूनिट डिसाइड कर दिया कि आपको एक मोहल्ले के अंदर सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो ये सबसे बेस्ट होगा और थोड़ा काम जल्दी होगा। बट यहाँ क्या है, हॉस्पिटलों के अंदर स्लॉट्स ही नहीं मिलते हैं और इंसान हॉस्पिटल जाने से थोड़ा कतराता है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल जाके हमें बीमारी हो जाए। तो ये सारी भी बहुत सारे कंसर्न है। तो जिस तरह से पोलियो को जड़ से खत्म किया गया, घर घर जाके बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी गई, अगर यही चीज़ हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ कर दें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इससे क्या होना, लोगों के दिमाग में जो डर है वैक्सीनेशन को लेकर या कोविड को लेकर, वो डर भी यहाँ से दूर हो सकता है। तो इसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चले। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिलहाल यहाँ भी ये जो COP26 की बात की गई, ऑलरेडी वही हम जो डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी परमानेंट कमीशन को लेकर। वो परमानेंट कमीशन क्या होता है, पहले आप बेस जानो, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ आएगी। देखो बात यह है कि आप जानते हैं जो आर्मी के अंदर जो वुमेन्स होती है, पहली बात तो उनको लिया ही नहीं जाता, और अगर लेते भी हैं तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बिकॉज आप समझ सकते हो बात को कि वुमेन्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उस लाइक नहीं होता जो मेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर ना फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और वुमेन्स को अपने मतलब बच्चों को भी जन्म देना है, अपने घर बार को भी संभालना है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें नहीं झेल पाता जो एक मैन वाला झेल लेता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर आप मुझे जज मत करना कि मैं ऐसा क्यों क्यों बोल रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनल केस देखो हर जगह मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा 100% वुमेन ऐसी होती है, 98% वुमेन ऐसी होती है, 2% एक्सेप्शनल भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को झेल भी जाती है। इस बात को लेकर जो हमारी आर्मी चीफ है वो क्या बोलते हैं कि हम वुमेन की भर्ती नहीं लेंगे, और अगर लेंगे भी ना तो उनको जैसे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उन वाले कामों में ना लगा के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम है, जो लिखित में कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, अकाउंटिंग करो, इस टाइप के जो काम है वो हम उनको देंगे। और उनका जो कार्यकाल था वो 10 साल तक के लिए सीमित था, यानी आप जब जाओगे एज अ लेडी वहाँ पर अपॉइंट होने के लिए तो आपको 10 साल के अंदर रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपसे बहुत लंबे समय तक काम नहीं करवाया जा सकता, बिकॉज लेडी की कई सारी रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की जो कड़ी है उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर वुमेन को के लिए एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि वुमेन को भी वही सारे राइट्स मिलने चाहिए जो कि एक मेंस को मिल रहा है, यानी वही रिटायरमेंट 60 साल वाली होनी चाहिए और उनको जितने साल काम करना है वो काम कर सकती हैं। हाँ, खुद निकलना चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप उन्हें 10 साल की समय सीमा के अंदर नहीं बांध सकते। 1992 के अंदर ऐसा हुआ था कि पहली बार आर्मी के अंदर हमने वुमेन को एंट्री देना शुरू की थी, और पहले ये 10 साल था, फिर हमने इसको 13 साल कर दिया। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि इसको 13 साल ना करके इसको लाइफ टाइम कर दो, मतलब 60 साल तक के लिए कर दो, कि अगर एक वुमेन भर्ती होती है आर्मी के अंदर तो 60 साल बाद उसकी जैसे नॉर्मल रिटायरमेंट होती है वही रिटायरमेंट उनकी भी होगी। इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट बना रहेगा। लेकिन अगर किसी फीमेल को ऐसा लगता नहीं है उसकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस वो वॉलंटरी रिटायरमेंट अपनी मर्जी से ले सकती है। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की विंग है जो इस बात की लेकर वार्निंग देती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें खुद को सोचनी चाहिए या उस पैनल को सोचनी चाहिए, वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताती है कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा। तो ये थोड़ा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक फटकार ना लगाए तब तक हम काम करने के लायक नहीं बनते हैं। ये है। इसके बाद आगे चलते हैं साइबर को लेकर। अब यहाँ पर ये जनरल बिपिन रावत है, इन्होंने क्या बोला, देखो इनका ये कहना है कि जब से पैंडेमिक बढ़ा है तब से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, और क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, क्योंकि अब देखो कोई फिजिकली अब जाना नहीं चाहता, अब लोगों को हैबिट लगी घर बैठ के ऑनलाइन काम करने की। तो अब ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, हमारे कई सारे जो डेटाज होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो गवर्नमेंट के पास है, वो ऑनलाइन जगहों पर अपने अपनी स्टोर करके रखी हुए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेटनिंग है वो यहाँ पर बना रहता है। इवन अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना ने जो हम पर साइबर अटैक किया था, इसी तरह से इजराइल की कंपनी का पेगासस सॉफ्टवेयर है वो साइबर अटैक्स कर रहा है। तो साइबर अटैक्स को लेकर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए पोस्ट पेंडेमिक, यानी ग्लोबल पेंडेमिक जो कोविड-19 है, इससे पहले होता था साइबर क्राइम, लेकिन इतना नहीं होता था। तब बैंकों के ऊपर होता था कि बैंक का जो डेटा वो लीक हो गया या कुछ हो गया, बट आज की डेट में हर जगह पर साइबर क्राइम आ गया। आप देखो फेसबुक के अंदर भी साइबर क्राइम जैसे एक्टिविटी मिलती है, आपकी फेक आईडी बन जाती है जो कंप्यूटर जनरेटेड होती है, कोई इंसान नहीं बनाता। लेकिन इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसको लेकर भारत को एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। इवन भारत ने कई सारे स्टेप्स भी उठाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से चाइना ने और अमेरिका ने इसको स्टेप्स उठाए, ठीक उसी तरीके से हमको भी स्टेप उठाने पड़ेंगे। क्योंकि साइबर अटैक अगर होने शुरू हो गए इंडिया में, वैसे ऑलरेडी हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन अगर ये बड़े लेवल पे हुए, अगर किसी के आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो इससे इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा सकता है और इसका बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को देखने के लिए मिल सकता है। इसको लेकर यहाँ पर बोला है कि पेंडेमिक के बाद से 500% से भी ज़्यादा केस साइबर क्राइम के यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर बात चलिए, आजकल क्या है ना कि जैसे आप जानते हैं कि यूएसए ने तो अपने आप को
जो कहते हैं ना डेवलप्ड नेशन, वो तो डिक्लेयर कर दिया काफ़ी टाइम पहले ही, रशिया के टाइम पर। बट अभी चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है, क्योंकि अगर यूएसए को भी टक्कर दे रहा है ना, तो वो चाइना ही दे रहा है। तो अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जब से पेंडेमिक सिचुएशन आई है तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आने वाला जो मंडे है उसमें जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बाइडन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये क्या करेंगे, अपने पास दोनों वर्चुअल मीटिंग करेंगे और वर्चुअल मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय के अंदर ये किस तरह से अपने पास बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करें, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ताकि ग्लोबल लेवल पे ये इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और ये सारी खबर आई है व्हाइट हाउस की तरफ से कि यहाँ पर जॉय बाइडन जो है वो सीधी बात करेंगे शी जिनपिंग से। दोस्तों, इससे पहले भी जो जॉय बाइडन है वो फ़ोन कॉल पे एक दूसरे से बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी लोग बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अब इनकी मंडे को बातचीत होने वाली है और ये देखा जाएगा कि किस तरह से चाइना और अमेरिका की हेल्प से हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड और बायलैटरल रिलेशंस को यहाँ पर सुधार सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे शी जिनपिंग है, ये 2 बार ऑलरेडी प्रेसिडेंट चाइना के बन चुके हैं, यानी इनका कार्यकाल 10 साल का हो गया। अब ये फिक्स हो गया है और ये कंफर्म हो गया है कि अगले 5 साल भी जो हमारे शी जिनपिंग है यही प्रेसिडेंट रहेंगे। और जानते हो, इनको एक ऐसी उपाधि दी गई चाइना में, जैसे माओ जेडोंग को दी गई थी ना, जो पहले नंबर के थे। अब इनको ऐसी उपाधि दी गई कि इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो विचार हैं, उस विचार पर बुक्स बनाई जाएंगी और बच्चों के सिलेबस में डाली जाएंगी। क्योंकि आज के डेट में चाइना के अंदर मेजर डेवलपमेंट के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य श्री जिनपिंग के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ हैं। तो उनके विचारों को बच्चे जानना चाहते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने अपने पास अपनी बायोग्राफी लिखी है, बाकायदा अपने थॉट्स उसमें बताए। जैसे नहीं होते, जैसे एडम स्मिथ है, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है उसमें अपने थॉट्स बताएं कि इकॉनमी कैसे चलानी चाहिए, कैसे नहीं। उसी तरह जिनपिंग ने भी अपने थॉट्स वगैरह दिए हैं, जो कि चाइना के हर बच्चे को वहाँ पर स्कूल के सिलेबस के कैरिकुलम में डाल के वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो शी जिनपिंग जो है आज की डेट में चाइना के लिए एक तरह से भगवान क्रिएट हो चुके हैं, जब से ये तीसरे बनने वाले, अभी बने नहीं है, बनने वाले। इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2022 के अंदर की जाएगी, बट अभी कंफर्म हो गया कि हाँ यही बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन वो थोड़े लेवल की है। बट यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोक्रेसी चलती है, मतलब ऑटोक्रेटिक लाइक तानाशाही वाली चीज़ें चलती है। बट हाँ, छोटे लेवल पे यहाँ पर डेमोक्रेसी भी होती है और लोगों ने ये खुद ने बताया कि हमें नए प्रेसिडेंट जो है वो कोई और नहीं बल्कि यही सेम चाहिए जो हमारे पहले थे। ठीक है, तो अब ऐसे में जब, क्योंकि वो प्रेसिडेंट दोबारा बनने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छे से बनाने के लिए शी जिनपिंग से ही बना के रखनी पड़ेगी। और यही चीज़ अब इस टाइम अमेरिका यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसका यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है कि पोलैंड का जो बॉर्डर है, पोलैंड से क्या होता है, जैसे आप जानते हो यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूरोपियन नेशंस में आने वाले सभी जो नेशंस हैं उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। पहले इसमें 28 कंट्रीज होती थी, बट यूके अब इसमें से एग्जिट हो चुकी है, तो हाल फिलहाल में अभी 27 कंट्रीज हैं। तो अभी क्या है ना कि यूके का जो यूरोपियन यूनियन है, इनका व्यापार एक बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि भाई साहब 27 कंट्री और इनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो। तो ये बहुत मतलब सेकंड मोस्ट पॉपुलर करेंसी की अगर हम बात करें तो यूरो, और सबसे बड़ी जीडीपी की बात करें तो यूरोपियन नेशंस की है। तो इसको तोड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें कई सारी कंट्री, खासतौर पर रशिया और जो पोलैंड है, इनकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। तो पोलैंड के जो नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉर्डर इलाके में जाके ये क्या कर रहे हैं, एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में। और बॉर्डर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया और ये माइग्रेंट्स जो लोग हैं ये शरणार्थी के रूप में वहाँ पर जो है अपनी गाँव कस्बा वहाँ पर बसाने की कोशिश करे। कुल मिला के यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को तोड़ने की यहाँ पर साजिश की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा और पोलैंड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बिजनेस सेक्शन का न्यूज़ आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि जो हमारे आरबीआई है, इन्होंने अपने जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं ना, अब आरबीआई कोई कंपनी तो है नहीं, तो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इवन सैलरी क्लास भी है, तो भी वो आरबीआई की बॉन्ड्स अब बाय कर सकता है। पहले कुछ रेस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाय नहीं कर सकते बिकॉज आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, इस टाइप से। तो अब उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहें तो आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट में बॉन्ड खरीद सकते हो, या जो इंटीग्रेटेड अमर्समेंट स्कीम आई है उसके थ्रू आप बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हो। तो आप सैलरी क्लास भी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह बाय कर सकता है और ये बहुत आसान है। और अगर दोस्तों आप लोगों को भी बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप अपना कुछ पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ लोन जो गवर्नमेंट लेती है। आप याद करो, मैंने आपको ट्रेजरी बिल कराया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कराई थी। जब गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि पब्लिक से पैसा उधार लिया, और जब पब्लिक से पैसा उधार लिया जाता है तो वो किसके थ्रू लिया जाता है, बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स इज जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट कि आप पैसा दो, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और वही सर्टिफिकेट क्या बन जाएगा आपके लिए, बॉन्ड्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात बोली गई। इसके बाद यहाँ पर एक बात आ रही है कि अशोक लीलैंड का नेट लॉस आया 83 करोड़ रुपीज़ का। अभी अशोक लीलैंड के आपने देखा बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह, इवन बसेस वगैरह जो होती है वो अशोक लीलैंड की होती है। अब इनको लॉस क्यों
क्यों देखने के लिए मिला? लॉस देखने का सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर अभी इस टाइम जो है ना, बहुत जो डिमांड है वो कम चल रही है, बिकॉज लोग जो है अभी अपने व्हीकल्स वगैरह पे जा रहे हैं, या जो आप कह सकते हो कि भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उतनी नहीं चली जो पहले बिफोर पैंडेमिक चलती थी। दैट्स वाई इनकी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, एंड दैट्स वाई कि यहाँ पर जो है 83 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी है जीएसटी के मैकेनिज्म के थ्रू आप देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो रॉ मटेरियल है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते क्या होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मार्जिन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और यही रीज़न है इनको क्या होने लगा, नेट लॉस होने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की डेट में निफ्टी के अंदर कौन कौन सी वो टॉप 50 कंपनियां जो कवर होती हैं। तो बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासिम इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, कोटक में एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये 50 कंपनियां जो हमारे निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यूएस डॉलर 74 रुपीज़ का, यूरो 84 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड 99 रुपीज़ का है, जापानीज येन 65 रुपीज़ का है, और चाइनीज वन 11 रुपये का। और यही 5 करेंसी को अगर हम मिला दें तो ये हमारी बन जाती है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ की एक वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, सो गाइस आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।